नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और धूमधाम से पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, आज के दी हिंदू में को एनालिसिस करते हैं और कुल मिलाकर के 7 खबरें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी को एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जिनके पास करंट अफेयर्स के लिए समय नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि 1.5-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, फिर उसका प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, 2-2.5 घंटे करंट में चले जाते हैं। इतना समय नहीं होता है, फिर मैगजीन भी करनी है। अब 3-4 घंटे करंट ही पढ़ोगे तो स्टैटिक कब पढ़ोगे, आंसर राइटिंग कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, सीसेट कब पढ़ोगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में। तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट में सारी खबरों को एनालिसिस कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको प्रॉपर एक अच्छी भाषा में आपको नोट्स भी मिल जाता है। ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा जर्नी टू आईएएस पीसीएस डेली हिंदू का। चलिए शुरुआत करते हैं, पहली खबर से उठाते हैं। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में पढ़ा होगा। स्टारलिंक, ठीक है। देखिए, स्टारलिंक एलन मस्क जो अमेरिका का है, स्पेस एक्स कंपनी उसकी है, एक्स भी अभी तो उसने खरीद लिया है। तो स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, कंपनी भी है, एलन मस्क की है। हो क्या रहा है, अभी हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन यूज करते हैं, ये जैसे फ़ोन यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम कहीं बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो नेटवर्क कनेक्शन होगा, पास में कोई टावर होगा, है ना, टावर होगा तो उससे कनेक्शन मिलेगा। उस टावर का कनेक्शन आपका सैटेलाइट में जाएगा, फिर उसका कंपनी में जाएगा, फिर ऐसे होता था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जब ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये लागू हो जाएगा, इसका मतलब है कि बहुत सारे सैटेलाइटों का एक ग्रुप छोड़ा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आसपास बहुत सारे सैटेलाइट जाएंगे। उनसे ये होगा कि हम बात जैसे फ़ोन से कर रहे हैं तो इसका कनेक्शन सीधा आपका सैटेलाइट से जाएगा, वहाँ से कंपनी से जाएगा, कंपनी का सैटेलाइट, सैटेलाइट से हमारा। ये बीच का जो बिचौलिया का काम होता है, जो केबल होती है, वायर ये होते हैं, आपके टावर होते हैं, इनका कोई काम नहीं रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आने वाले समय में फ़ायदा ये होगा कि कोई भी रिमोट एरिया है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी इंटरनेट एक्सेस होगा। हर एक रिमोट एरिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आपके रिमोट एरिया में भी आपको इंटरनेट पहुँच जाएगा। नेटवर्क की कोई समस्या नहीं होगी, वायरलेस हो जाओगी, कोई वायर की समस्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट में समस्या रहती है इंटरनेट की, हर जगह सॉल्व हो जाएगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं, यानी कि सैटेलाइट आधारित आपको इंटरनेट सुविधाएं मिलने लगेगी डायरेक्ट। तो ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। अभी भारत में ये जब इसकी बात आई तो एलन मस्क भारत में आए हैं, अमेरिका से बात हुई भारत की। तो भारत में 2 कंपनियां हैं, पहले तो ये खुद ही चाह रही थी, एयरटेल हुआ और जियो हुआ, ये चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट हम खुद लागू करें। जब भारत सरकार ने अमेरिका से एक समझौता कर लिया, कुछ प्रेशर पड़ा होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो समझौता कर लिया कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये किया जाएगा और एलन मस्क की कंपनी करेगी। तो फिर जियो और जो एयरटेल कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, इन दोनों ने समझौता कर लिया है किसके साथ, एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ। अब ये तीनों मिलकर भारत में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। ठीक, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें लाभ क्या है, तो लाभ वही है कि रिमोट एरिया है वहाँ भी आपके पहुँच पाएंगे। ठीक है, डिजिटल जो डिवाइड हो रहा है तो वो नहीं रहेगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम में आएगा। कभी कभी जैसे डिज़ास्टर जहाँ पे आती, सबसे पहले तो आपके केबल वायर होते हैं, टूट जाते हैं, तो एक्सेस नहीं हो पाती, जिससे जो डिज़ास्टर होती है और भयावह रूप में आपके सामने आ जाती है, तो वो नहीं हो जाएगा। एक समस्या ये सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि उसे कहते हैं ऑन द मूव कनेक्टिविटी। ऑन द मूव कनेक्टिविटी आपने देखा होगा कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन छोड़ दीजिए, कभी कभी नेटवर्क आ जाता है वहाँ पे। तो मेट्रो में जब भी आप यात्रा करते हैं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलता है, आपको नेटवर्क ही नहीं मिलता, आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हैं, आप इंटरनेट नहीं प्रयोग कर पाते हैं सही से, आपने महसूस किया होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, डायरेक्ट आपको इंटरनेट की एक्सेस होगी वाया सैटेलाइट। ओके, नुकसान क्या है, नुकसान ये सिक्योरिटी का, सबसे बड़ा सिक्योरिटी का नुकसान है। जैसे जिन रिमोट एरिया में इसका नेट पहुंच जाएगा तो वहाँ पे आतंकवादी होते हैं, मेनली नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आतंकवादी प्रयोग कर सकते हैं इसका। सिक्योरिटी का दूसरा ये रहेगा कि जैसे भारत सरकार ने अभी क्या, जैसे जम्मू कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट है, भारत सरकार बहुत बार इंटरनेट को शट डाउन कर देती है, और भारत दुनिया में पहले नंबर पे आ गया था कि शट डाउन में कई मामले में, कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि आतंकवादी नेशनल सिक्योरिटी इशू आ जाता है। अब भारत सरकार ने माना कि इस कंपनी से कहा कि इस यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आप इंटरनेट को शट डाउन कर दो।
तो क्या ये कंपनी उस नेटवर्क को शट डाउन करेगी, इंटरनेट को? तो आंसर है नहीं करेगी। मतलब क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये इशू थ्रेट आएगा कि जब हम कहेंगे कि आप बंद कर दीजिए, तो वो कहेंगे कि हमें तो उन्होंने पेमेंट किया है, जिस रीजन में आप मना कर रहे हैं कि वहाँ पे नेट मत दो, तो उन्होंने हमें तो पेमेंट किया है ना, तो हम क्यों कर दें? तो ये बहुत बड़ा इशू आने वाला है। अगला है कॉस्ट का। कॉस्ट का कैसे होगा? देखिए, पहले क्या था, बहुत सारी कंपनी थी, फिर जियो आई, अब जियो ने, और एक अब एयरटेल है, इन दोनों कंपनियों ने थोड़ा बहुत अभी आई, तो इन कंपनी ने पूरे इंडिया में मोनोपोली कर ली टेलीकॉम में। पहले 15-20 कंपनियाँ वो करती थी, लेकिन अब तो इन्हीं की मोनोपोली है। तो अब जैसे जैसे ये बढ़ा रहे हैं, कितना भी पैसा बढ़ा दें, कोई विरोध ही नहीं कर सकता है। जैसे ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक, तो सीधी मोनोपोली पूरे मार्केट में इसी की हो जाएगी। और जब एक बार मोनोपोली हो जाती है, तो आप वो अगर आपसे 1 महीने के रिचार्ज के लिए 1000 रुपये भी चार्ज करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यू हैव नो अदर ऑप्शन, है ना। टीना ऑप्शन नहीं होता है, टीना फैक्टर, तो ये हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात आएगी। अगला आएगा, तो इससे कॉस्ट बढ़ी जाएगी। सुरक्षा, स्पेस डेब्रिज, जब एक सेट ऑफ सैटेलाइट, बहुत ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जब भेजा जाएगा स्पेस में, तो कितना स्पेस डेब्रिज हो जाएगा। स्पेस डेब्रिज यानी कि इस अंतरिक्ष में कचरा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने आई होप ये सैटेलाइट का जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है देखा होगा, तो आने वाले समय में ये काफ़ी बड़ा है। ये कुछ उस तरह से है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी ना, कब्जा कर लिया था, ये कुछ उस प्रकार से है ना। ओके, अगली खबर देखते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या चीज़ है ये? देखिए, हालांकि यूनियन बजट 2025-26 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है, संघीय बजट 2025-26 में। इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य क्रेडिट को एक्सेस करना, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट हैं, फर्म हैं, इकाइयां हैं, इंडस्ट्री हैं, एमएसएमई हैं, इनको आसानी से क्रेडिट मिल सके। क्रेडिट का मतलब है इनको ऋण आसानी से मिल सके, जिससे कि ये अपना अच्छे से उत्पादन करें और उस उत्पादन को हम एक्सपोर्ट कर सकें, निर्यात कर सकें दुनिया भर के मार्केट में। तो इसका सीधा मतलब है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, निर्यात को प्रोत्साहित करना है। ठीक, अभी ये चर्चा में क्यों आ रहा है? देखिए, अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। ठीक, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो अब हो क्या रहा है? मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लीजिए कि मेंस का क्वेश्चन ये बनेगा, अमेरिका ने भारत पे टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि उसे पता है कि भारत डिपेंड है कुछ ही देशों पर, क्योंकि हमारा जो निर्यात हो रहा है ना, कुछ ही देश है जहाँ पे ज़्यादा निर्यात होता है, अन्य देशों में निर्यात नहीं होता है। हमारे एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफाई नहीं है एक्सपोर्ट हमारा। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया भर के मार्केटों में एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक दो मार्केट अगर हमसे एक्सेस बंद भी कर दे रहे हैं, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, तो हमें कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को पता है कि इंडिया अमेरिका में खूब एक्सपोर्ट करता है। इवन इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, व्यापार अधिशेष है, व्यापार घाटा नहीं है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका में, इम्पोर्ट कम करते हैं। जबकि दुनिया भर के देशों में, चाहे चाइना हो, हमारा एक्सपोर्ट यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ट्रंप ने क्यों लगाया 50% है? उसे पता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया निर्भर है हम पे काफ़ी मामलों में। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि भारत सरकार अब अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, हर एक दुनिया के हर एक देश में मार्केट की तलाश करे और अपनी वस्तु एवं सेवाओं को वहाँ तक पहुँचाए। तो आने वाले समय में जो मेंस का क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि भारत सरकार किस प्रकार से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रही है, चयनित कर रही है, उनमें एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रही है। तो ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही करंट से संबंधित बनते हैं, इसको देखिएगा। तो आपको एग्जांपल देना होगा कि हम एफटीए की बात कर रहे हैं, जैसे आसियान से एफटीए की बात कर रहे हैं, आप जो ब्रिटेन है उससे एफटीए की बात हो रही है ना, यूरोपीय यूनियन से कुछ बातें होती रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से जो बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप उल्लेख कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन 2025-26 के बजट में आया है। ये क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, फैक्टरिंग सपोर्ट एंड एमएसएमई टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स
इन ओवरसीज़ मार्केट। ठीक है, ओवरसीज़ मार्केट पर जो टैरिफ बैरियर्स लगते हैं इनको सॉल्व करने के लिए इनको क्रेडिट आसानी से मिल सके। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इतना ही है, और इन डेप्थ देखना कोई उसका खास मतलब नहीं, आप देख सकते हैं। अगली खबर है पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम। पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम है क्या ये? देखिए, पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम, स्पेस से मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा है जो स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेंगलुरु में स्थापित है ये कंपनी। तो जो पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम है, एक ग्रुप है कुछ कंपनियों का, कई सारी कंपनियां हैं, इनका एक ग्रुप है, ये स्थापित हुआ है बेंगलुरु में। ये सब मिलके काम करेंगे स्पेस सेक्टर में, स्पेस के क्षेत्र में काम करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, आपने सुना होगा इन स्पेस का नाम। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब क्या है? देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है ये देखिए, इसका काम है कि निजी क्षेत्र को स्पेस के सेक्टर में बढ़ावा देना, पीपी मॉडल को आगे बढ़ा देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो इन स्पेस का सीधा मतलब है कि निजी क्षेत्र को स्पेस के सेक्टर में लाया जाए और निवेश किया जाए, स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, अंतरिक्ष क्षेत्र को। इन स्पेस की स्थापना 2020 में की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म देख लिया, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, देख लेंगे और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हो क्या है, तो ये जो पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम जो कई सारी कंपनियों का एक ग्रुप बेंगलुरु में स्थापित है, अब ये स्पेस सेक्टर में आ रहा है और पीपीपी मॉडल से आ रहा है। ये करेगा क्या? ये स्पेस सेक्टर में आएगा और कई सारे सैटेलाइट को लॉन्च करेगा आने वाले 5 वर्षों में। तो इसने अभी बताया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 12 सैटेलाइट का ग्रुप एक लॉन्च करेंगे, यानी कि 12 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे स्पेस में, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी होंगे, कमर्शियल होंगे। यानी कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा उस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये एक कैटेगरी होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इस प्रकार की ये 12 सैटेलाइट अगले 5 वर्षों में लॉन्च करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट करते क्या हैं? ये अर्थ को ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो बातें समझ में आ रही होगी। इनका लाभ क्या होता है? जैसे जब ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इनसे लाभ क्या होता है? एक क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करते हैं, कहाँ कहाँ पे पानी कितना है, कहाँ पे मिट्टी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब ऊपर से फोटो खींच रहे हैं ना हाई क्वालिटी की, तो सब पता चलता है कि डेजर्टिफिकेशन कितना क्या हुआ, पानी कहाँ कम हो रहा है, कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़मीन कहाँ ज़्यादा सूख रही। यानी कि क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करते रहेंगे, हमारे पास अच्छा डेटा होगा पूरा। ठीक, अगला है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम अच्छा डेटा ले सकते हैं। कहीं डिज़ास्टर चल रही तो सैटेलाइट से हाई क्वालिटी की पिक्चर ले सकते हैं वहाँ से, तो हमें फ़ायदा मिलेगा ना। मेरीन सर्विलांस, जो मेरीन सर्विलांस है उसको देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, आपको पता है अमेरिका की जो सैटेलाइट व्यवस्था इतनी अच्छी है कि नीचे अगर कोई तख्ती भी पड़ी है ना धरती पे, उसमें कुछ लिखा है तो वो भी जूम करके देख लेगा उसमें लिखा क्या है ना। तो आप समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है ये। अर्बन प्लानिंग में काम में आएगा, ऊपर से सीधा देखते हैं कहाँ सिक्योरिटी और क्या चीज़ें हैं अर्बन प्लानिंग। और हाई क्वालिटी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस की भी जानकारी मिलेगी। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इतना महत्व होता है। और ये जो पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी के एक ग्रुप है। ये पीपीपी मॉडल यानी कि सरकार के साथ मिलके ये लॉन्च करेंगे अगले 12 सैटेलाइट को 5 वर्षों में। ठीक है, जो पूरी तरीके स्वदेशी होंगे, यानी कि हमारी तकनीकी का प्रयोग होगा, पूरे स्वदेशी होंगे, कुछ भी उसमें वो नहीं होगा। ठीक, ये हाँ। अभी हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, अभी बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर नहीं आए हैं निजी क्षेत्र के। अभी हमारा जो स्पेस में इसरो ही काम कर रहा है मेनली, कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप आ गए हैं, ध्रुव वगैरह, ये तो थोड़े छोटे स्टार्टअप हैं। उसके अलावा तो मेन काम इसरो ही कर रहा है, सरकारी कंपनी, तो उस पर बहुत बोझ होता है।
हम सैटेलाइट लॉन्च करें कि R&D करें कि मिशन चलाएं, क्या करें, तो हमारा एक बार में ना एक ही मिशन हो पाता है कि अगले 4 साल में ये मिशन करना है, फिर ये मिशन करना, फिर ये मिशन करना। बल्कि वहीं ऑन द अदर एंड आप नासा को देखेंगे तो नासा पैरेलल कई सारे मिशन चला रहा है। चंद्र का मिशन चला रहा है, मून है ना, मून तो चंद्र में ही है, मून का चला रहा है आपका, मार्स का चल रहा है, इधर स्पेस में जाने की अलग सोच रहा है, इधर वो और चल रहा है, पैरेलल कई चल रहे। क्यों? क्योंकि उस पर भार कम है, वहाँ निजी क्षेत्र खूब काम कर रहा है। अब सैटेलाइट का काम सारा निजी क्षेत्र को दे दिया, यानी कि जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, उससे कह दिया आप सैटेलाइट लॉन्च करो, नासा R&D करेगा और चीज़ें करेगा। तो ऐसा होता है, तो इसलिए भार कम करना होता है। तो आपको ये खबर समझ में आई होगी। तो अगली खबर क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? SHRESTH, श्रेष्ठ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया एक ये बेंचमार्क, ये कोई संगठन नहीं है, बेंचमार्क है क्या? देखिए, इसका मतलब है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस, दवाइयों की गुणवत्ता और डाटा आधारित होना, स्वास्थ्य मंत्रालय CDSCU। मतलब क्या है? देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है, जेनरिक दवाओं का कंसेप्ट लाई है कि वो दवाएं मार्केट में लाना जो सस्ती हों, गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि जो गरीब लोग हैं अच्छे से दवाई भी हो सके। लेकिन हो क्या रहा है, जेनरिक दवाई के नाम पे अब उनकी जो सॉल्ट होता है, जो पूरा मिक्सचर होता है, उसके साथ लोग समझौता कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। पहले हमारी जो हम हैं, हमें दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ब्राज़ील ने कहा भी था कि भारत एक संकट मोचन हनुमान जी की तरह है दवाइयों के मामले में, ठीक। तो दुनिया भर के मार्केट में हम दवाई उत्पादन करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो दुनिया की फार्मेसी इंडिया कहा जाता है, गरीबों की फार्मेसी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, अभी कई सारे केस आ रहे हैं कि हमारी दवाई एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वहाँ के बच्चों ने खाया, किसी ने आँख में डाला, आँख ख़राब हो गई, कुछ बच्चे मर भी गए, ऐसी चीज़ें आई। तो अब ज़रूरत है कि हम सही से इसको रेगुलेट करें। तो दवाइयों की गुणवत्ता ख़राब हो रही है, मुद्दा ये चल रहा है, तो उसके लिए एक बेंचमार्क लॉन्च किया गया, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। एक बेंचमार्क है, तो दवाइयों की गुणवत्ता चेक करेगा, डाटा देखेगा अच्छे से, तो इसके लिए आया है, ठीक। तो आप देख लेना इसको, इतना ही पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। अगला है जम्मू कश्मीर विधानसभा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या मुद्दा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा मुद्दा ये आया है कि वहाँ पे 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो भारत सरकार ने वहाँ के हाई कोर्ट में कहा है, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में, कि जो 5 लोगों का नॉमिनेशन किया जाएगा वो कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। तो जो उपराज्यपाल 5 लोगों को नॉमिनेट कर रहा है, उसमें वो है मंत्रिपरिषद की कोई सहायता नहीं लेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के बिना ही वो नॉमिनेट कर सकता है। तो ये मुद्दा बहुत गहरा हो गया कि भैया जब भी ये नॉमिनेट करता है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ भी नॉमिनेशन किया जाता है तो मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस से होता है, लेकिन वहाँ तो मना कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक प्रशासक के तौर पे होता है, तो उसे ज़रूरत नहीं है। तो ये चल रहा है मुद्दा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के। ऐसा कश्मीर की जो कोर्ट है उसमें, हाई कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये अब जब ऐसी बात आएगी तो फिर अलग राज्य हैं वहाँ पे भी ऐसा मुद्दा उठ सकता है कि वहाँ भी ये डिस्प्यूट हो। और ये ऐसा मुद्दा है गवर्नर का हुआ कि कभी बंद ही नहीं होता है, हमेशा चलता ही रहता है गवर्नर का ये इशू, स्पीकर का इशू। तो ये देखते हैं क्या होता है आगे, ये डेवलप होगा टॉपिक तब देखेंगे। स्टेटिक है, देख लेना आप ये चीज़ें। जम्मू कश्मीर में टोटल सीटें कितनी है? 119 हैं विधानसभा में। लद्दाख में तो विधानसभा है नहीं जब से ये 19 में गठन हुआ। 90 सीटों निर्वाचित होती हैं, 24 सीटें पीओके के लिए छोड़ी गई हैं। पीओके जब हम मिलाएंगे 24 सीटें वहाँ होंगी। 90 सीटें जम्मू कश्मीर में, 24 सीटें पीओके में और 5 नॉमिनेशन होता है। टोटल 119 सीटें जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो 5 नॉमिनेशन होगा उसमें कौन कौन लोग होंगे? 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, 2 महिलाएं होंगी और 1 पीओके कम्युनिटी से कोई लोग होगा, ठीक। 2 छोटी छोटी खबरें और हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नारगोनो कारोबाग क्षेत्र आपने देखा होगा, अजरबैजान अर्मेनिया और अजरबैजान ये 2 देश हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। एक क्षेत्र है नागोर्नो कारोबाग, उस क्षेत्र को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। इसने एक नई परंपरा का आधारशिला रख दी है, वो क्या है? ड्रोन। आजकल पहले युद्ध होते थे, एक दूसरे के आमने सामने जाके घुस के लड़ाई होती थी एक दूसरे के देशों में। अब क्या हो रहा है? ड्रोन से लड़ाई हो रही है। इसने युद्ध का पूरा एल्गोरिथम बदल दिया। हमें घर बैठे ही हम युद्ध करेंगे, अपने ही देश में रहकर युद्ध करेंगे, सीधा ड्रोन फेंकेंगे, आप हम पे फेंको। इसका फिर हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी देखा आपने कि ड्रोन खूब हमने फेंके, अब पाकिस्तान ने फेंके। वो तो S-400 जो सुदर्शन चक्र है, आकाश है, उसने बचा लिया है, नहीं तो कई सारे शहर तबाह हो जाते। तो
इसने एक कल्चर, ड्रोन कल्चर पैदा करती है, UAV कहते हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन कल्चर। तो अब ड्रोन के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इनका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे तो क्या करोगे, हमें टाई अप करना पड़ेगा जो भी देश ड्रोन के उत्पादन में अग्रणीय हैं। तो अग्रणीय कौन है, अमेरिका है, इजराइल है, चीन है, तुर्की है। देखिए अब चीन और तुर्की से तो हमारा संबंध हो नहीं सकता, चीन हमारा विरोधी है, तुर्की हमारा विरोधी है, तो यहाँ से तो हम ना खरीद सकते हैं ना कुछ जॉइंट वेंचर बना सकते हैं उत्पादन करने के लिए। तो हमें अमेरिका से भी अब संबंध ठीक नहीं रहे, तो हमें इजराइल से काम करवाना होगा, मतलब इजराइल से टाई अप करना होगा, ड्रोन खरीदना होगा, क्योंकि ड्रोन जरूरी है। ठीक, अमेरिका से भी 31MQ-9B खरीदने की बात हुई थी जब संबंध अच्छे थे, तो हालांकि ये भी खरीदेंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो फ्यूचर वॉर जो होंगे वो ड्रोन से ही होंगे। तो ड्रोन के मामले में हमें मजबूती रखनी होगी, हमें टाई अप करना होगा, और किनसे करना होगा, तो ये दो ऑप्शन है, अमेरिका और इजराइल। चीन और तुर्की ऑप्शन है नहीं, और साथ ही साथ अपना उत्पादन करो तो और अच्छी बात है ना। अगली खबर है चीनी का जो माइनिंग हेजेमनी है, चाइनाज माइनिंग हेजेमनी को अफ्रीकी देश चुनौती दे रहे हैं। भारत के लिए अवसर क्या है, DRC, ये सब चीज़ें। देखिए चीना है ना, आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, चाइना हमेशा उसे अफ्रीका महाद्वीप को अपना एक प्लॉट मानता है कि ये मेरा प्लॉट है, जब भी जाएंगे खुदाई करेंगे, वहाँ पे रिसोर्स निकालेंगे और अपने देश में लाएंगे, बेचेंगे, काम करेंगे। पिछले 2 दशकों से यही कर रहा है वो। लेकिन अब अफ्रीकी देश जाग रहे हैं, वो उसकी इस हेजेमनी को, आधिपत्य को, तो जब जाता है और रिसोर्सेज को वहाँ से खोद के ले आता है, उसको चैलेंज दे रहे हैं। चाइना ने उन लोगों से कहा था, देखिए आप ऐसा करिए, हमें यहाँ से रिसोर्सेज निकालने दीजिए, बदले में हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, आपको स्किल देंगे, एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, डिफेंस के सिस्टम देंगे, ये सारे क्या था, पोर्ट देंगे। ठीक है, लेकिन इतने वादे तो किए, लेकिन वो वादे पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ के लोग अब समझ पा रहे हैं कि चाइना हमारे साथ गेम खेल रहा है। इतने सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिसकी दुनिया भर की मार्केट में डिमांड है, उसको तो ले जा रहा है, लेकिन बदले में हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब वहाँ के देश जाग रहे हैं और वो उसकी इस जो माइनिंग की हेजेमनी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये अब देखने की बात होगी कि भारत के लिए कैसे अवसर है, क्योंकि भारत वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, क्षमता निर्माण करता है, एजुकेशन देता है, हेल्थ देता है। ठीक है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब खोलता है। ठीक है, वहाँ पे जो उनके बच्चियाँ, उनको पढ़ाने के कार्यक्रम हों, ये सारे काम करता है। तो भारत की एक सॉफ्ट इमेज है वहाँ पे, तो भारत के लिए अवसर है, भारत अपनी पहुँच वहाँ पे बढ़ाए। और जो ये क्षेत्र है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप तो एरिया है नहीं। हम कंपटीशन हमारा डेवलप्ड कंट्रियों से है, वहाँ तो कंपटीशन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा मार्केट भी है, तो हमें लिए अवसर है। जैसे DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कोबाल्ट का 80% दुनिया का कोबाल्ट के रिजर्व यहाँ है, 80% कोबाल्ट। और कोबाल्ट कितना इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ये क्वेश्चन UPSC ने भी डायरेक्ट पूछा था, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ना, तो अभी 2023-24 के आसपास में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो सारी खबरें समझ में आई होंगी। इसका जो PDF है, पूरा PDF आपको मिल जाएगा। देखिए ये PDF पूरा बनाया मैंने, ये है, ठीक, फिर ये है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जेमिनी 2 IAS PCS। देखिए आपसे मैं यही कहूँगा कि UPSC हो, स्टेट PCS, उसमें सफलता चाहिए तो मेंस और आंसर राइटिंग, मेनली आंसर राइटिंग, ठीक है, ज़रूरी है। तो आप करंट में इतना समय मत अननेसेसरी दीजिए। आप क्या करिए, डेली एक 10-15 मिनट का कुछ वीडियो हो, 20 मिनट का एनालिसिस सुन लीजिए, और आपको मेरा एनालिसिस पसंद आएगा, मैंने प्रयास किया अच्छा, तो वो देख लीजिए। साथ ही साथ में एक मैगजीन केवल, उस पर भरोसा करिए आँख मूंद के, और कई बार उस मैगजीन को चाट डालिए, कई बार, 1 महीने में 2-3 बार रिवीजन करिए उसमें, और इतना सुनते रहिए। ठीक, इससे आपकी पूरी करंट की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। और जितना भी समय बचे वो अपना मेंस में लगाइए, स्टैटिक में लगाइए और आंसर राइटिंग में लगाइए। ठीक, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।